Bismillah Rahman Rahim. Today we will discuss microbiology. The learning outcome of this lecture number 4 included the knowledge of discovery and structure of viruses. सेकेंड इसके अंदर जो लर्निंग आउटकम है वो डिस्कशन है वायरल डिजीजेस की इन ह्यूमन के अंदर एंड विद साइन एंड सिम्टम्स एंड क्योर। इसमें जो वायरल डिजीज हैं उसमें हेपेटाइटिस, मीजल, मम्स, पोलियो एंड हर्पीज डिजीज हैं, वायरल डिजीज जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका लर्निंग आउटकम है वो एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रेट्रोवायरसेस एंड डिस्क्राइब क्वाइट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स। इसके बाद जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम इसमें शामिल है उसके अंदर लाइफ साइकिल है ऑफ बैक्टीरियोफेज, जिसके अंदर दो सब पार्ट आएंगे, एक लेटिक साइकिल है और दूसरा लाइसोजेनिक साइकिल। जबकि सेकंड जो पार्ट इसके अंदर शामिल किया गया है वो फंजाई है और फंजाई की लाइफ साइकिल जिसमें राइजोपस ब्लैक ब्रेड मोल्ड इसकी लाइफ साइकिल है। उसके बाद यूजफुल एंड हार्मफुल ऑफ फंजाई टू मैनकाइंड और लास्ट पे जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। नॉलेज ऑफ डिस्कवरी ऑफ वायरस। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो ब्रांच वायरसेस को डील करती है उसको हम वायरोलॉजी कहते हैं। वायरोलॉजी इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ वायरसेस। वायरसेस की जो डिस्कवरी है वो यहाँ पे कुछ हिस्सों में डिवाइड की है। सबसे पहले जो अर्ली पीरियड है उसमें अबाउट अ सेंचुरी अगो वायरस वाज कॉल्ड पॉइजन। लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कॉच ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वायरस को पॉइजन का नाम दिया, या बाकी इनके जो कोलीग्स थे या और साइंटिस्ट थे इस एज में अ सेंचुरी अगो वो वायरस को पॉइजन के नाम से जानते थे। उसके बाद सेकंड कंट्रीब्यूशन है चार्ल्स चैम्बरलैंड का। चार्ल्स चैम्बरलैंड के मुताबिक दोज एजेंट्स विच आर फिल्टरेबल एंड कॉज रेबीज डिजीज। बेसिकली जो मटेरियल पोरोसिलीन फिल्टर पेपर से फिल्टर हो जाता था उसको वो फिल्ट्रेटेबल एजेंट्स कहते थे और उसी फिल्ट्रेटेबल एजेंट को ही वायरस के नाम से जाना जाता था। उस पोरोसिलीन फिल्टर पेपर में से बैक्टीरिया तो पास ऑन नहीं हो सकते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स चैम्बरलैंड एनी एजेंट्स विच पास थ्रू द फिल्टर एंड कॉज रेबीज डिजीज। उसके बाद इवानोस्काई है 1935। इवानोस्काई डिस्कवर तंबाकू मोज़ेक वायरस TMV तंबाकू मोज़ेक वायरस एंड TMD तंबाकू मोज़ेक disease. So 1935 Ivanovsky discovered tobacco mosaic virus which caused disease tobacco mosaic disease. उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन है वो WM स्टेनले का है। WM स्टेनले crystallized in 1935 tobacco mosaic virus। उसके बाद नेक्स्ट जो कंट्रीब्यूशन है वो स्टीवार्ट 1915 एंड डीहरल 1917। इन दोनों साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया, आइसोलेट किया बैक्टीरियोफेजिस को। तो ये कुछ नॉलेज है अबाउट द डिस्कवरी और हिस्ट्री रिलेटेड टू वायरसेस। वायरस वर्ड ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड वीनोम जिसका मतलब है पॉइजनस फ्लूइड। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस की जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर दो मेन पार्ट होते हैं, एक उसका जीनोम है और दूसरा उसके अंदर प्रोटीन का बनी हुई कैप्सिड होती है। जीनोम फॉर्म न्यूक्लिक एसिड, N स्टैंड फॉर न्यूक्लिक एसिड, जो कि कोर बनाता है और ये न्यूक्लिक एसिड की बेस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं वायरसेस को वेदर दे कंटेन DNA और वेदर दे कंटेन RN। सो क्लासिफिकेशन पर्पस के लिए जो न्यूक्लिक कोर है उसको हम बेस बना के क्लासिफाई कर सकते हैं कि वेदर ये जो वायरस है वो DNA जीनोम का है या RNA जीनोम। इसी तरह से जो कैप्सिड है, कैप्सिड फॉर्म अ प्रोटीन कोट। जीनोम के अंदर बेसिकली न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। किसी भी वायरस के अंदर जो इन्फेक्शन कॉज करने की जो एबिलिटी होती है वो सारी की सारी डिपेंड करती है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है विच मे बी आइदर DNA और RN। आगे चल के हम डिफरेंट जो वायरल डिजीज हैं उनके अंदर पढ़ेंगे कि हर्पीस वायरस, मम्स और मीजल वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस है, एड्स का वायरस है, उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो अगेन डिपेंड कर रही है उसके अंदर जीनोम्स के ऊपर। सो इन्फेक्शन एबिलिटी डायरेक्टली रिलेटेड टू द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड और जीनोम ऑफ द वायरस। कैप्सिड प्रोटीन कोट बनाती है और इट कंसिस्ट ऑफ
a units called capsomer. So AA mean amino acid and capsid determine the shape of the viral structure. So दो मेन पार्ट हैं स्ट्रक्चर के, एक जीनोम है, दूसरा कैप्सिड है। जीनोम में न्यूक्लिक एसिड कोर बनाते हैं और कैप्सिड प्रोटीन कोट बनाते हैं। अगर ये दोनों स्ट्रक्चर मिल जाएं, कैप्सिड along with nucleotide sequence, so they develop a nucleocapsid. न्यूक्लियोकैप्सिड स्ट्रक्चर यहाँ से डेवलप होती है। बहुत सारे वायरसेस हैं जो कि इन्वेल्प होते हैं, कैप्सिड के बाहर एडिशनल कवरिंग होती है, उसको हम इन्वेल्प वायरस कहते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है HIV का, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का। तो इसके बाहर ये एक एडिशनल लेयर आपको नजर आ रही है, इस लेयर को हम इसका एनवेल्प कहते हैं। अगर ऊपर हर्पीज और वायरसेस को भी देखें तो इसके बाहर भी एक कवरिंग मौजूद है। अगर तो उसके बाहर कोई एनवेल्प एक्स्ट्रा कवरिंग है तो उसको हम इन्वेल्प वायरस कहते हैं, और अगर ये कवरिंग नहीं है दैट विल बी कॉल्ड नॉन इन्वेल्प, या इसको हम नेकेड वायरस कहते हैं। तो बेसिकली दो मेन पार्ट हैं, जीनोम एंड कैप्सिड, इन एडिशन टू इन्वेल्प और नॉन इन्वेल्प। ये डायग्राम आपके सामने है T11 कॉलीफेज की ई कोलाई में इन्फेक्शन कॉज करने का वाला ये वायरस है जो कि यहाँ पे दिखाया गया। नेक्स्ट, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया ईटर वायरस आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। T स्टैंड फॉर टाई, इसको हम टाई भी कहते हैं या फिर इसको हम टेडपोल, इट इज आल्सो कॉल्ड TP और टेडपोल। वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। इसके दो पार्ट हैं, दिस इज कॉल्ड कैप्सिड हेड एंड ये जो पोर्शन है इसका यहां से लेकर यहां तक उसको हम टेल कहते हैं। अब हेड के अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद है, ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है यहाँ पे इसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और इसके बाहर ये जो कवरिंग है दिस कवरिंग कॉल्ड कैप्सोमर। द जंक्शन बिटवीन द टेल एंड हेड इज कॉल्ड कॉलर, इसको हम कॉलर का नाम दें। टेल के ऊपर एक शीट मौजूद है, एक्स्ट्रा कवरिंग मौजूद है, उसको हम शीट का नाम देते हैं। अगर सवाल ये पूछ लिया जाए कि विच पार्ट ऑफ द बैक्टीरियोफेज इज मोर कॉम्प्लेक्स, और ऑप्शन में हेड और टेल हो, टेल इज मोर कॉम्प्लेक्स देन हेड। यहाँ पे एक बेस प्लेट मौजूद है बेसल एरिया में एंड ये टेल फाइबर्स हैं। बैक्टीरियोफेजिस के अंदर यहाँ पे जो दिखाया गया है 6 टेल फाइबर मौजूद होते हैं। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 टेल फाइबर यहाँ पे मौजूद होते हैं। So tail is more complex than head. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिजेंबल करती है इसको, हेड और टेल स्ट्रक्चर को, जस्ट लाइक एज ए टेडपोल। तो टेडपोल जैसी इसकी शेप है। सो T स्टैंड फॉर टेडपोल और T स्टैंड फॉर टाइप। तो टाइप के अंदर यहाँ पे T1 है, T2 है, T3 है और T4 है। यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो T4 ई कोलाई में इन्फेक्शन कॉज करने वाला है। अगर इसका वॉल्यूम देखें तो 1/1000 टाइम ऑफ द होस्ट, और होस्ट इसका है ई कोलाई एस्चेरिचिया कोलाई। ये दोनों इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेप ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। इसके जो स्टेप हैं वो सबसे पहले इसकी लैंडिंग है, और लैंडिंग के बाद जो है वो अटैचमेंट है, और अटैचमेंट के बाद पेनिट्रेशन है, और पेनिट्रेशन के बाद टेल कॉन्ट्रैक्शन है, टेल कॉन्ट्रैक्शन के बाद DNA इंजेक्शन है। DNA इंजेक्शन तक ये जो 4 स्टेजेस बनती हैं, ये दोनों साइकिल्स के अंदर, वेदर वो लेटिक साइकिल है और लाइसोजेनिक साइकिल है, दोनों के अंदर ये कॉमन। लैंडिंग, अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, टेल कॉन्ट्रैक्शन एंड DNA इंजेक्शन। These stages are common whether a lytic cycle or whether a lysogenic cycle. Landing के बाद जो attachment है, attachment is actually the adsorption attach on the surface through a receptor site which are present on the cell wall of bacteria. Landing के बाद जो attachment होती है वो बाहर surface के ऊपर होती है, इसलिए उसको adsorption कहते हैं, और वो जो adsorption का एरिया है वो थ्रू रिसेप्टर साइट होता है जो कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर मौजूद होता है। जब एक प्रॉपर अटैचमेंट हो जाती है उसके बाद जो टेल है बैक्टीरियोफेज की, जो टेल है वो एंजाइम क्रिएट करता है लाइसोजाइम, और उसके बाद जो वीक एसोसिएशन डेवलप होता है और वहां से सेल वॉल डिसॉल्व हो जाती है, उसके बाद जो टेल है वो पेनिट्रेट कर जाती है, और इसकी पेनिट्रेशन बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह से इनोकुलेशन ऑफ अ वैक्सीन इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट, जिस तरह इंजेक्शन लगाते हैं बिल्कुल सेम पैटर्न में ये टेल पेनिट्रेट करती है। और जब टेल पेनिट्रेट करती है तो उसके बाद टेल कॉन्ट्रैक्शन है, मेडिसिन को बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए जो पुश किया जाता है ताकि मेडिसिन बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाए, बिल्कुल सेम फिनोमिना यहाँ पे। जो टेल जो शीट है वो स्प्रिंग लाइक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और DNA जो है वो आगे इंजेक्ट हो जाएगा बैक्टीरिया के अंदर। आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ DNA
यहाँ पे दो स्टेजेस चलेंगे। एक तो ये है कि आफ्टर द इंजेक्शन इमीडिएटली अगर वायरल डीएनए के अंदर सिंथेसिस शुरू हो जाती है, प्रोटीन फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, जिसको हम मल्टीप्लिकेशंस कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसलेशन होती है, और वायरल डीएनए टेक कंट्रोल ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए विद इन वेरी शॉर्ट टाइम, अप्रॉक्सीमेटली 200 copies are new phages within 25 minutes. 25 मिनट के अंदर 200 न्यू फेजेस अगर बन जाएं आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ डीएनए, वी कॉल इट लाइटिक साइकिल, या इसको हम विरुलेंट स्टेज भी कहते हैं। या एक रिलेशन जो डेवलप हो गया है उसको हम आमतौर पे मास्टर एंड स्लेव रिलेशन कहते हैं। यहाँ पे मास्टर वायरस है और स्लेव यहाँ पे बैक्टीरिया है। और अगर ये 200 न्यूज इसकी कॉपीज बन जाएं विद आफ्टर 25 मिनट, और उसके बाद वायरस कि वो जो न्यू फेजेस हैं वो वहां से रिलीज हो जाती हैं आफ्टर द लाइसिस ऑफ द सेल ऑफ बैक्टीरिया। रिलीज होने से पहले वो बैक्टीरिया के सेल को लाइस कर जाए, देन वी कॉल्ड इट लाइटिक साइकिल। उसकी डेथ कॉज कर जाए, वी आल्सो कॉल्ड इट विरुलेंट साइकिल। सो दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रेफरेंस टू एमसीक्यूज। दूसरा जो प्रोसेस वो ये है कि आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ डीएनए, the viral DNA become incorporate or integrate into the chromosome of the bacteria and develop a structure that will be called prophage. इंजेक्शन के बाद अगर वायरस का डीएनए bacterial chromosome ka, let's see this is a chromosome, let's see this is a chromosome, this is the part of the bacterial DNA, this is called the bDNA, and viral DNA become incorporated in this portion, this is the vDNA or viral DNA. अगर वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट कर जाए, देन वी कॉल्ड इट व्हाट, दिस इज कॉल्ड द प्रोफेज। प्रोफेज जब स्टेज बनती है उसके बाद बैक्टीरिया का जो सेल है वो नॉर्मली डिवाइड होता रहता है थ्रू डिफरेंट जो नॉर्मल प्रोसेस है, उसके अंदर उसकी डिवीजन होती रहती है, और साथ में वायरस का डीएनए भी उसके अंदर डिवाइड होता रहता है, उसको कोई हार्मफुल स्टेज पे नहीं जाता। लेकिन सडनली देयर आर सम प्रॉब्लम व्हेन वायरल डीएनए गेट डिटैच through any environmental changes or mutation, that will be called induction. अगर वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए से सेपरेट हो जाए किसी भी वजह से, एनवायरमेंटल चेंजेस से या फिर म्यूटेशन से, तो वी कॉल्ड इट इंडक्शन। सो इंडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इंडक्शन चेंज द लाइसोजेनिक साइकिल इनटू लैटिक साइकिल। सो इंडक्शन इज अ लिंक बिटवीन द लाइसोजेनिक साइकिल एंड लैटिक साइकिल। इंडक्शन की वजह से वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए से सेपरेट हो जाएगा और ये अगेन कन्वर्ट हो जाएगा लैटिक साइकिल के अंदर, और लैटिक साइकिल के अंदर वही सारे स्टेप होंगे जो कि हमने ऊपर अभी पढ़े। सो फेज कॉजिंग लाइसिस is called virulent. This is called the virulent phase. And the phase causing lysogeny, we called it the temperate phase. ये दो टर्मिनोलॉजी पर यूज की हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी गई हैं। लाइसोजेनिक साइकिल को हम होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप का नाम भी देते हैं। स्टेप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरियोफेज, अभी जो हम पढ़ रहे थे, इस नॉलेज को हम यूटिलाइज करते हैं इस एमसीक्यूज के ऊपर। व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन विच बैक्टीरियोफेज अटैक बैक्टीरिया एंड इंजेक्ट इट्स डीएनए। स्टेटमेंट को जरा गौर से देखें और वो जो स्टेप हमने पीछे डिस्कस किए हैं उनको दोबारा अगर आप देखें तो लैंडिंग, अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, टेल कॉन्ट्रैक्शन, डीएनए इंजेक्शन, इसको यहाँ पे अप्लाई करें तो सबसे पहले इसमें जो राइट ऑप्शन बनेगी वो लैंडिंग, पेनिट्रेशन, टेल कॉन्ट्रैक्शन एंड डीएनए इंजेक्शन। दिस इज द राइट सीक्वेंस ऑफ अबव एमसीक्यूज। सेकंड एमसीक्यूज इसमें है द लाइफ साइकिल इन विच फेज किल्स, दिस इज द की वर्ड ऑफ दिस स्टेटमेंट, द बैक्टीरिया किल। ट्रांसडक्शन तो पॉसिबल नहीं है। टेम्परेट फेज, अगेन उसको हम होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप कहते हैं। लैटिक साइकिल, दिस इज द एक्चुअल, द राइट आंसर इज लैटिक साइकिल, जो कि विरुलेंट फेज है, जो कि लाइसिस कॉज करती है। रेट्रोवायरस वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ फीचर हैं इसके जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी कि आरएनए ट्यूमर वायरस, देयर आल्सो कॉल्ड आरएनए ट्यूमर वायरस, जो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं वो आरएनए ट्यूमर वायरस आर एसोसिएटेड विद एक्चुअली द ट्यूमर प्रोडक्शन इन फाउल है, रोडेंट्स हैं, स्पेलिंग एंड कैट, इनके अंदर ये ट्यूमर कॉज करते हैं। मोस्ट फेमिलियर जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है HIV विद रेफरेंस टू रेट्रोवायरस,
cause acquired deficiency syndrome, एड्स कॉज करता है। इन पूरे रेट्रोवायरसेस के अंदर जो हम मोस्ट फेमिलियर पढ़ रहे हैं वो HIV है। HIV का जो शेप है वो स्फेरिकल है, 100 नैनोमीटर इसका डायमीटर है। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इन्वेल्प्ड होता है ये होस्ट की सेल मेम्ब्रेन के अंदर। So these are very important information. Spherical है, 100 nanometer in diameter है, enveloped of the host cell membrane, contains single stranded RNA molecule. Look at this diagram. ये RNA के दो मॉलिक्यूल हैं जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड हैं। ये जो व्हाइट कलर में आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के साथ लगा हुआ है। वायरल जीनोम को जरा दोबारा देखें कि इसके अंदर दो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के मॉलिक्यूल्स हैं along with reverse transcriptase. Few retroviruses are non-specific, infect any cell, and mostly infect CD4 receptor containing cells. CD4 cluster of differentiation or cluster of designation. CD4 cluster of differentiation. सेल की पहचान होता है ये, CD4 उसका नंबर है, CD1 भी होगा, 2 भी होगा, अप टू 100 और मोर देन 100 भी होते हैं। सो इस सेल की जो रिकॉग्नाइजेशन है वो CD4 है, और CD4 रिसेप्टर साइट आर प्रेजेंट ऑन द हेल्पर टी लिम्फोसाइट। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर ये मौजूद होते हैं, लिहाजा इस वायरस ने उन सेल्स के ऊपर इफेक्ट करना है जिनके ऊपर ये गेट मौजूद होता है, जिसके ऊपर ये डेजिग्नेशन, ये जिस पे ये टैग लगा होता है, वहां से इन्होंने एंटर होना होता है। Single stranded RNA molecule is converting into double stranded DNA molecule with the help of reverse transcriptase. ट्रांसक्रिप्शन में हम ये पढ़ते हैं द सिंथेसिस ऑफ RNA मॉलिक्यूल फ्रॉम DNA, लेकिन यहां पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इज कन्वर्टिंग टू डबल स्ट्रैंडेड DNA। अब ये डायग्राम में अगेन देखें कि ये इसके इन्वेल्व स्पाइक्स हैं। एक्चुअली ये स्पाइक्स अटैच होती हैं जाके रिसेप्टर साइट्स के ऊपर, उसको रिकॉग्नाइज करती हैं, और ये प्रोटीन का कैप्सिड जो आपको नजर आ रहे हैं कैप्सोमर के अंदर, ये स्ट्रक्चर है इसका। एक MCQs को देखते हैं जो कि पास्ट पेपर में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज यूज्ड टू मेक DNA कॉपीज ऑफ व्हाट? होस्ट RNA, होस्ट DNA, वायरल DNA और वायरल RNA। तो अगर यहां पे ऊपर देखें आप, तो ये वायरल RNA की जो कि डबल सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, उसको डबल स्टैंडर्ड DNA के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। एक और MCQ इसी से रिलेटेड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर मेनली इन्फेक्टेड, दिस इज द की वर्ड ऑफ द स्टेटमेंट, बाय HIV। ऊपर हमने ये पढ़ा है कि हेल्पर T लिम्फोसाइट, या फिर इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है T हेल्पर लिम्फोसाइट। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। Next, acquired immunodeficiency syndrome, AIDS. HIV first reported in young male. Symptoms, ये symptoms हैं जो कि mention है book में, severe pneumonia, vascular cancer, sudden weight loss, swollen lymph node and immune deficiency. ये common symptom है जो कि इस लेवल पे दिए गए हैं। Mode of transmission, mode of transmission के different way है, by intimate, इसमें sexual contact है, and virus present in body, secretion or blood which get entry into the recipient blood from minor wear, cut से, tear से, आंसू, या फिर कॉमन, मोर कॉमन इन होमोसेक्सुअल। ये डिफरेंट वे बताए गए हैं जिस तरीके से ये ट्रांसमिट होता है फ्रॉम infected person to the normal person. Contact with blood or blood product, blood या blood की कोई प्रोडक्ट जो कि infected ट्रांसफ्यूजन हो, उस दौरान भी ये मुंतकिल होता है। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग है, और प्रिक ऑफ एन इन्फेक्टेड निडल, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके थ्रू अगर वो कंटामिनेटेड हैं, उनके थ्रू ये ट्रांसमिट होगा नॉर्मल पर्सन में। HIV आल्सो इन्फेक्ट द CNS, द सेल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। प्रिवेंशन, अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड ब्रेस्ट फीडिंग। इसी तरीके से स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ब्लड की जो प्रोडक्ट्स हैं जो एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसफर होती है, उसकी स्क्रीनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बहुत सारे तरीकों से इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स किए जा सकते हैं, मुख्तलिफ वेज और भी हैं इसके स्प्रेड होने के। इन्फेक्शन लाइफ साइकिल ऑफ HIV, वेरी इंपॉर्टेंट। बुक में ये इसके 4 पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। तो इसमें पहला पॉइंट ये है, अटैचमेंट एंड एंट्री है इसमें, और दूसरा में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, तीसरा में वायरल RNA से प्रोटीन्स का सिंथेसिस होना है, और फोर्थ के अंदर असेंबली है और उसकी वहां से रिलीज होना है।
अगर इस डायग्राम को देखें तो ये वो जगह है जिसको हम रिसेप्टर साइट का नाम देते हैं, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन और क्लस्टर ऑफ डेजिनेशन। यहां पे आके ये अपने स्पाइक की हेल्प से यहां पे अटैच होगा, इस जगह को रिकॉग्नाइज करेगा। और चूंकि ये जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर प्रोटेक्टिव जो इन्वेल्व बनाए हुए है वो ऑलरेडी किसी होस्ट से ये लेके आया, लिहाजा जब वो यहाँ पे आके अटैच होगा तो वो जो सेल मेम्ब्रेन है वो इस व्हाइट ब्लड सेल जिसको हेल्पर टी लिम्फोसाइट हम कहते हैं ये उसका पार्ट बन जाएगी। इसके अंदर ये कैप्सिड अलोंग विद सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, कैप्सिड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड ये गेट एंट्री इनटू द यूकैरियोटिक सेल। बेसिकली ये एक यूकैरियोटिक सेल है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट वायरस उसके अंदर एंट्री कर रहा है लेकिन इन्वेलप इसका बाहर रह जाएगा। जब ये यहां पे अंदर आएगा तो यहां पे इसका जो कैप्सिड है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, आरएनए के सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है वो यहां पे सेपरेट हो जाते हैं। सो सबसे पहले अटैचमेंट हुई, अनकॉइलिंग हुई, वायरल एंट्री इनटू द होस्ट सेल, अनकोडेड एंड एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म। उसके बाद यहां पे चूंकि ये 2 स्ट्रैंड है तो एक स्ट्रैंड वहां पे डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ये ब्लैक कलर में दिखाया गया है, ये फंक्शनल है जो आगे चलेगा। तो वायरल आरएनए सिंगल स्ट्रैंड कन्वर्ट करेगा इनटू डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, यहां पे ये कन्वर्ट हो जाता है। ये सिंगल स्ट्रैंड जो आरएनए है ये अपना एक कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बनाता है, ऊपर आरएनए का स्ट्रैंड है और नीचे कंप्लीमेंट्री इसने डीएनए का स्ट्रैंड बनाया। डेफिनेटली उस डीएनए के स्ट्रैंड में और आरएनए के स्ट्रैंड में शुगर का और नाइट्रोजन बेसिस का डिफरेंस होगा, लेकिन यहां पे एक हाइब्रिड डेवलप होता है डीएनए और आरएनए का। उसके बाद आरएनए का जो मॉलिक्यूल है ऊपर से वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, चॉप आउट हो जाएगा, कट हो जाएगा और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए अगेन कन्वर्टिंग इनटू डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सो इस तरीके से ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इन लाइनों के अंदर यही चीज मेंशन की गई है। अब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए गेट एंट्री इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द हेल्पर टी लिम्फोसाइट थ्रू द न्यूक्लियर पोर, यहां से एंटर होगा और पहले से ये वाला जो क्रोमोसोमल डीएनए है होस्ट का उसके अंदर जाके ये यहां पे इतने पोर्शन में दिखाया गया इनकॉर्पोरेट हो गया। So incorporation of the viral double stranded DNA into the chromosomal DNA of the host develop a structure that will be called provirus। जिस तरह हमने पीछे बैक्टीरियोफेज में प्रोफेज पढ़ा था, यहां पे जो स्ट्रक्चर डेवलप हो गई है दैट इज कॉल्ड प्रोवायरस। अब ये जो प्रोवायरस है ये यहाँ पे साइलेंट रह सकता है, कैरियर होगा वो पेशेंट जिसके अंदर ये एक्सप्रेशन नहीं शो करेगा, लेकिन अगर ये एक्टिव होगा, एक्सप्रेशन शो करेगा तो डेफिनेटली ये यहाँ से आरएनए बनवाएगा और आरएनए की फिर आगे ट्रांसलेशन होगी, उससे प्रोटीन्स बनेंगी और प्रोटीन से ही इसका ये वाले कैप्सिड के पार्ट बनेंगे। सो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रही है और ट्रांसलेशन हो रही है, लेकिन रेप्लिकेशन यहाँ पे नहीं होगी। तो इस तरीके से ये अपने पार्ट बनवाएगा। सो वायरल आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस एंड द प्रोवायरल डीएनए इज ट्रांसफर इनटू द आरएनए एंड प्रोटीन, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इस पूरे के अंदर यही चीज लिखी हुई है कि किस तरीके से ये इंटीग्रेट करेगा। उसके बाद ये अपने आप को असेंबल कर रहा है वायरल प्रोटीन अटैच करके और एक स्ट्रक्चर बना रहा है और यहाँ पे आके ये बड की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलेगा और जो मेम्ब्रेन ऊपर ये छोड़ के आया था एंट्री के वक्त वही मेम्ब्रेन ये सेल की उस तरह की मेम्ब्रेन को ये साथ लेके जाएगा और ये कंप्लीट यहाँ से बड बन के रिलीज हो जाएगा। तो ये न्यू कैप्सिड असेंबल होते हैं, आरएनए वायरल अटैच होता है और यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये बड की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि एंट्री इसकी कौन सी हो रही है, सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड में कब चेंज हो रहा है और वहां से प्रोवायरस की स्टेज पे बन रहा है और वहां से इसकी रिलीजिंग कैसे हो रही है। वायरल डिजीजेस यूएचएस के सिलेबस में मीजल है, मम्स है, पोलियो है। अब इनको हम कुछ हिस्सों में डिवाइड किया है जो कि रिक्वायरमेंट है कि डिजीज कौन सी है, उसके बाद इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, क्योंकि ये वायरल डिजीज है तो डेफिनेटली ये कंफर्म है इसका जो पॉजिटिव एजेंट होगा वो डेफिनेट वायरस ही होगा। इसके बाद जो एसएस साइन एंड सिम्टम्स है और उसके बाद इसकी क्योर है जो कि एज सच डिटेल में डिस्कस तो यहाँ पे नहीं की गई। इसमें पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है वो आपसे पॉजिटिव एजेंट पूछे जाते हैं या पूछा जाएगा। मीजल, इसका जो पॉजिटिव एजेंट वायरस है वो इन्वेलप्ड आरएनए वायरस है जिसको हम पैरामॉक्सिस वायरस भी कहते हैं, ग्रुप है। और इसकी जो साइन और सिम्टम्स होती हैं वो इसमें फीवर होता है, कफ होता है और जनरल बॉडी वीकनेसेस है।
इसमें जो क्योर है वो बेड रेस्ट है, ऑटो इम्यूनिटी वैक्सीनेशन है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स हैं, विटामिन ए है और उसके सप्लीमेंट्स है जो कि बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करें। इसके बाद मम्स है। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेलप आरएनए वायरस है। अगेन उसके जो साइन और सिम्टम है वो फीवर है, हेडेक है, मसल एक है, मसल पेन है, वीकनेस है, स्वेलिंग ऑफ सिलेवरी ग्लैंड्स है। ये इसका एक नुमाया जो सिम्टम नजर आता है। इसमें जो क्योर है वो अगेन बेड रेस्ट है, पेन किलर्स हैं, सपोर्टिंग मेडिसिन दी जाती है इसमें, इनटेक ऑफ द प्लेंटी ऑफ द फ्लूइड इज आल्सो गिवन टू द पेशेंट। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वायरल डिजीज और पोलियो भी आरएनए इन्वेलप वायरस से होता है। पैरालिसिस ऑफ लिम्स है, इसमें नेक पेन होती है या स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स है, या फिर इसके अंदर इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है जो कि यूजफुल है। इसी तरह से हर्पीस जनरल है, हर्पीस सिम्प्लेक्स, और इसका भी इन्वेलप आरएनए वायरस कॉजेटिव एजेंट है। वेस्कुलर लीजन्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं इन द एपिथेलियल लेयर ऑफ एक्टोडर्मल टिश्यू, स्पेशली ये फेस में, माउथ है, लिप्स, नोज या अदर साइड फेस के एरिया के ऊपर ये ज्यादा इसके सिम्टम नुमाया होती हैं। एंटीवायरल ड्रग्स इसकी क्योर्स में यूज होती हैं। इसी तरह हेपेटाइटिस की डिफरेंट टाइप्स हैं। हेपेटाइटिस ए है, इसको इन्फेक्शन हेपेटाइटिस भी कहते हैं, तो ये भी नॉन इन्वेलप आरएनए वायरस इसका कॉजेटिव एजेंट है। अगेन इसकी जो साइन और सिम्टम्स हैं वो एक्यूट इन्फेक्शन है, फीवर है, न्यूजिया है और वॉमिटिंग है, इसमें जॉइंटिस है। मेडिकेशन टू रिलीव सिम्टम ऑफ न्यूजिया एंड वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये इसकी मेडिकेशंस की जाती हैं जब ये कंडीशंस आती हैं। इसी तरह से हेपेटाइटिस बी, इसको हम सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं, अगेन इन्वेलप डीएनए वायरस है। ये पहले आरएनए था हेपेटाइटिस ए और ये बी डीएनए इन्वेलप वायरस है। एक्यूट वॉमिटिंग है, येलोइश स्किन है, टायर्डनेस है, थकावट, डार्क यूरिन है, इसमें एब्डोमिनल पेन है। क्रॉनिक एंड नॉन सिम्टम्स भी होती हैं जिनको कैरियर्स कहते हैं। लिवर सरोसिस, लिवर कैंसर है और उसकी डिफरेंट फॉर्म हो सकती हैं। अगेन एंटीवायरल मेडिकेशन, इंटरफ्रॉन्स इसमें दिए जाते हैं जो कि अगेन प्रोटीन्स होती हैं, एंटीवायरल होती हैं। हेपेटाइटिस सी को इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस का नाम देते हैं, इन्वेलप आरएनए वायरस है ये भी। अगेन इसकी जो क्रॉनिक कंडीशंस हैं उसमें फीवर है, डार्क यूरिन है इसमें, और एबिडोमिनल पेन है, येलो स्किन है विद सिरोसिस एंड लिवर प्रॉब्लम्स। वैक्सीन नॉट अवेलेबल फॉर दिस, बुक के अंदर मेंशन है येलो बॉक्स के अंदर। सो मेन जो कंसर्न है वायरल डिजीज का वो कॉजेटिव एजेंट के रेफरेंस से है। सवाल का ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, सो ये हमें क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हेपेटाइटिस डी है, इसको हम डेल्टा हेपेटाइटिस भी कहते हैं, इन्वेलप आरएनए वायरस है। इसकी जो साइन सिम्टम में जॉइंटिस है, इसमें वॉमिटिंग है, लॉस ऑफ हेपेटाइट है और डार्क यूरिन है। इंटरफ्रॉन अगेन प्रोटीन एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल हैं। हेपेटाइटिस ई, इसमें नॉन इन्वेलप आरएनए वायरस, अगेन उसकी जो कॉमन सिम्टम हेपेटाइटिस की दी गई हैं वो यहाँ पे मेंशन की हैं। इसके अंदर ट्रीटमेंट सिम्टम्स के ऊपर है, अगर सिम्टम जाहिर होती है तो उसकी ट्रीटमेंट दी जाती है। क्वेश्चन हम देखते हैं पे आ सकता है, हर्पीज वायरसिस आर, तो हर्पीज वायरसिस पीछे हमने पढ़ा है कि हर्पीज वायरसिस में इन्वेलप आरएनए वायरस इसके अंदर होता है, तो डेफिनेटली इसका आंसर यहाँ पे होगा। अगर हम इसको चेंज करते जाएं, हर्पीज की जगह पे हेपेटाइटिस रख दें, हेपेटाइटिस ई लगा दें, तो डेफिनेटली आंसर इसका सी हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना कीवर्ड चेंज करते जाएं, नए एमसीक्यूज यहाँ से डेवलप होते जाएंगे। फंजाई, डेफिनेशन जो फंजाई की है उसके कुछ की पॉइंट्स हैं, की वर्ड्स हैं। यूनिसेलर फंजाई जिसको हम यीस्ट कहते हैं, नॉन हाइफल या नॉन माइसिलियल फंगस है यीस्ट। मल्टीसेलर होती हैं, यूनिसेलर भी होती हैं, ए क्लोरोफिलस हैं, क्लोरोफिल नहीं होता, नॉन फोटोसिंथेटिक। एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, एक्स्ट्रा सेलर डाइजेशन करती हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब करती हैं। सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोज ऑर्गेनिज्म विच आर यूनिसेलर, मल्टीसेलर, ए क्लोरोफिलस विदाउट क्लोरोफिल, हैविंग काइटिन इन सेल वॉल एंड एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फंजाई इज न्यूक्लियर माइटोसिस, ये इसका यूनिक फीचर है फंगस का, न्यूक्लियर माइटोसिस, अ स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस विच टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियर एनवेलप और मेम्ब्रेन। सेंट्रियोल इसमें नहीं होते। सो ये इसके की वर्ड्स हैं जिसकी बेस पे हम इसको डिफाइन करते हैं। फंगस की बॉडी को अगर देखें तो उसको कलेक्टिवली तौर पे हम माइसिलियम कहते हैं। माइसिलियम बेसिकली क्या है? माइसिलियम हाइफी, group of long, slender, branched, tubular, thread-like filaments. So, a group of long, slender, branched, tubular, thread-like filaments को collectively तौर पे
हम एक हाइफी और हाइफी की इस कलेक्शन को हम माइसेलियम का नाम देंगे। अब हाइफी दो तरह के हो सकते हैं कि अगर हाइफी के अंदर सेप्टा डिवेलप हो गया है, क्रॉस वॉल इसके अंदर है और न्यूक्लियस सेल सेपरेट नजर आ रहे हैं, वी कॉल इट सेप्टेट हाइफी। लेकिन अगर यहाँ पे सेप्टा नहीं है और हाइफी के अंदर न्यूक्लियस तरह नजर आ रहे हैं, मल्टी न्यूक्लियोटेड सेल की गुड एग्जाम्पल ये हम दे सकते हैं, तो इसको हम सोइनोसिटिक या क्वाइनोसिटिक भी कहते हैं और ये नॉन सेप्टेट की बेस्ट एग्जांपल है। अगेन ये हेट्रोकैरियोटिक, होमोकैरियोटिक, इसके आगे पे डिफरेंट टाइप्स आते हैं। इस डायग्राम को देखें, यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई गई है फंगस की माइक्रोस्कोपिक व्यू के अंदर। इतना ऐसा इसका मैग्नीफाई किया है तो हमें ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नजर आ रही है, सिलेंडर स्ट्रक्चर नजर आ रही है इस तरह फॉर्म्स के अंदर। और अगर इसको और फर्दर मैग्नीफाई करें तो यहाँ पे इसकी मैग्निफिकेशन के अंदर ये एक स्ट्रक्चर नजर आई है जो कि नॉन सेप्टेट हाइफी है, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लाई आपको यहाँ पे न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं और इसको क्वेनोसिटिक या सोनोसिटिक कहते हैं। लेकिन इसके नीचे अगर आप देखें आप तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये इसके अंदर सेप्टा या क्रॉस वॉल डिवेलप हुई है और हर सेल जो है वो सेपरेट है अलॉन्ग विद न्यूक्लियस, तो इसको हम सेप्टेट हाइफी कहते हैं। लेकिन ये मोनोन्यूक्लिएटेड एक है और इसकी एक नीचे और एग्जाम्पल अगर आप देखें तो यहाँ पे हर सेप्टा के अंदर दो दो न्यूक्लियस आपको नजर आ रहे हैं। अब ये दो न्यूक्लियस डाई कैरियोटिक या डाई न्यूक्लिएटेड सेल भी कहेंगे। इसी तरीके से ज्यादा होंगे तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएंगे। लेकिन ये स्टेज जो है वो आफ्टर प्लाज्मोगेमी डेवलप हो सकती है, बिफोर कैरियोगेमी। मेनी फंजाई हाइफी आर ऑर्गेनाइज्ड, हाइफी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं टुगेदर और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो है दे आर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। वी हैव, हमारे पास जो क्लासेस हैं इसमें बेसिडियो कार्पल के रेफरेंस से है बेसिडियम की फ्रूटिंग बॉडी, जो कि बेसिडियोमाइसीट या बेसिडियोमाइकोटा, कोटा फाइलम सीट क्लास है। एस्कोकार्प यानी फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइसीट इज कॉल्ड एस्कोकार्प। तो इस तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तमाम इन ऑल फंजाई न्यूक्लाई आर हैप्लॉइड, इंडिपेंडेंट स्टेज के ऊपर ये हैप्लॉइड होते हैं, सारे फंजाई हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट जाइगोट स्टेज, जाइगोट स्टेज के ऊपर ये डिप्लॉइड होते हैं, उसके बाद ये हैप्लॉइड होते हैं। और जाइगोट स्टेज इज द ओनली स्टेज ऑफ डिप्लॉइड, अदरवाइज दे आर हैप्लॉइड ड्यूरिंग देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन फंजाई दो तरीकों से रिप्रोडक्शन इसमें है। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कॉमन मेथड है वो स्पोर फॉर्मेशन है, स्पोर, और दूसरा गुनिडिया है, तीसरा जो प्रोसेस है वो फ्रेगमेंटेशन है और चौथा इसके अंदर बडिंग है। स्पोर फॉर्मेशन, ये स्ट्रक्चर आप देखें तो इसके अंदर ये एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं और इसके नीचे ये ब्रांचेस हैं जिनको हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं और ये इसके स्टोलन और ये इसके राइजोइडल हाइफी हैं। तो ये स्पोरेंजिया के अंदर हैप्लॉइड स्पोर मौजूद होते हैं। सो स्पोर इनसाइड द स्पोरेंजिया which may be they are haploid, they are non-motile. This is a very important feature, non-motile, again disperse होते हैं by wind और इसकी बेस्ट एग्जांपल है राइजोपस। राइजोपस के अंदर ये स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन एक चीज याद रखनी है कि स्पोर इनसाइड द स्पोरेंजिया होते हैं। एंड सेकंड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर है उनको हम गोनिडिया कहते हैं। गोनिडिया आर प्रेजेंट ऑन द टिप्स ऑफ गोनिडियोफोर। ये स्ट्रक्चर हैं, ब्रांचेस हैं गोनिडियम की, इसके ऊपर ये टिप्स हैं और इसके टिप के ऊपर ये चार चार लगे होते हैं। बस ये फर्क है गोनिडिया का और स्पोर का कि स्पोर इनसाइड होते हैं और गोनिडिया ऑन द टिप होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर है। और बेस्ट एग्जांपल इसकी पेनिसिलियम के अंदर ये प्रोसेस ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। और ये एक स्ट्रक्चर जो दिखाया गया है ये बिल्कुल इसका एक पार्ट यहाँ से मैग्नीफाई करके यहाँ पे क्लियर किया गया। सो गोनिडिया ऑन द टिप्स एंड स्पोर इनसाइड द स्पोरेंज। फ्रेगमेंटेशन, राइजोपस के अंदर ये एक डायग्राम दिखाएगी जिसमें इसके जो हाइफी हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर से ब्रेक हो जाते हैं और ब्रेक होने के बाद जो फ्रेगमेंट है वो अगेन ग्रो करके नया माइसिलियम या नया हाइफी वहां से डेवलप कर रहे हैं। सो फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस भी इसके अंदर शामिल है। बडिंग, एसिमेट्रिकल माइटोसिस, पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर एक स्मार्ट सा शॉर्ट सा एक बड बनेगा। एसिमेट्रिकल का मतलब यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन है माइटोसिस की, तो इसके लिए हम इसको एसिमेट्रिकल कहते हैं। एक शॉर्ट बड बनेगा और वो फिर अलहदा हो जाएगा और फिर अगेन उसके अंदर से एक बड बनेगा,
इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो यीस्ट है, अनइक्वल सेल डिवीजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, फंजाई के अंदर जो कॉमन स्टेप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लाई, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी पहले और फिर कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड देन फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, और उसके बाद इसके अंदर होती है मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन। सो पहले हैप्लॉइड न्यूक्लाई की फ्यूजन होनी है और उसके बाद मियोसिस होनी। सो दो इसमें जो कॉमन स्टेप हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर शामिल हैं। कंपैटिबल मेटिंग हाइफी, बज़ाहिरी तौर पे मोर्फोलॉजिकली शक्ल सूरत से ये हाइफी एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन उनके अंदर जो डीएनए का सीक्वेंस होता है वो डिफरेंट होता है, जेनेटिकली वो डिफरेंट होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली वो एक जैसे नजर आते। जेनेटिकली डिफरेंट बट बिलोंग टू द सेम फंगस आर कॉल्ड कंपैटिबल हाइफी। सो सबसे पहले फ्यूजन साइटोप्लाज्म की होती है और उसको हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं, और उसके बाद फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिक या न्यूक्लाई की होती है, उसको हम कैरियोगैमी कहते हैं। सो दो स्टेप जो ऊपर हमने मेंशन किए हैं उन्हीं को हम दोबारा देख रहे हैं। सो ये प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी इंक्लूड द फ्यूजन। उसके बाद इसके अंदर मियोसिस होगी और हैप्लॉइड स्पोर इसके अंदर बने। जाइगोमाइसीट के अंदर प्लाज्मोगैमी के इमीडिएटली फॉलो कर रही होती है कैरियोगैमी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जाइगोमाइट को। लेकिन बेसिडियोमाइसीट के अंदर, एस्कोमाइसीट के अंदर ये प्लाज्मोगैमी इमीडिएटली फॉलो नहीं करती। बट जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वो ये है कि फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लाई एंड देन रिडक्शन डिवीजन, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है with respect to the sexual reproduction. लाइफ साइकिल ऑफ फंगस, राइजोपस पूछा गया है तो इसलिए हम इसी को डिटेल में देखते हैं। राइजोपस, ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं इसको। दोनों प्रोसेस से होती है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसके अंदर शामिल होती है। वेरी सिंपल, राइजोपस उसके अंदर स्पोरेंजिया 4 बनेंगे, ब्रांचेस बनेंगी उनके टिप्स के ऊपर और उनके अंदर स्पोर मौजूद होते हैं। ये इसके स्टोलन हाइफी हैं और नीचे इसके राइजोइड्स, और ये स्ट्रक्चर है, ये स्पोरेंजियो 4 है, इसके अंदर ये स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया है और उसके बाद इनके अंदर ये जो मौजूद है वो स्पोर है। तो ये एसेक्सुअल है, वेरी कॉमन मेथड है, और ये स्पोर अगेन डिस्पर्स होते हैं और अगेन एक नई बॉडी डेवलप करते हैं। सो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है इसके अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइजोपस के अंदर जो बॉडी है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दिखाए गए हैं, इसको कहते हैं स्ट्रेन्स कहते हैं। मेल और फीमेल तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसके अंदर मेटिंग स्ट्रेन्स होती हैं। प्लस और नेगेटिव का मतलब यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर में फर्क होगी, उसमें अल्फा और बीटा डीएनए हो सकता है, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जस्ट कंपैटिबल हैं, जेनेटिकली डिफरेंट है। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे है, लेकिन दिखने में दोनों एक जैसे। सो मेटिंग स्ट्रेन यहाँ पे शो की गई हैं, और मेटिंग स्ट्रेन जब फ्यूज होंगी तो गैमेटेंजिया बनेगा, गैमेट्स नहीं बनेंगे। गैमेट्स लाइक स्ट्रक्चर गैमेटेंजिया, और गैमेटेंजिया से जाइगोस, जाहिर बात है जाइगोट बनेगा, जाइगोट से जो स्पोर बनेंगे वो जाइगोस्पोर होंगे। ये जाइगोस्पोर जर्मिनेट करेंगे और स्पोरेंजिया बनाएंगे अपने टिप्स के ऊपर, और उनके अंदर फिर रिडक्शन डिवीजन होती है और जिसके रिजल्ट पे स्पोर बनेंगे, और यही स्पोर हैप्लॉइड जो स्पोर हैं अगेन बनाते हैं राइजोपस की हाइफी। डायग्राम को देखें तो डायग्राम के अंदर भी ये बड़ा क्लियर किया गया है कि ये मेटिंग स्ट्रेन्स हैं इसके अंदर। लेट्स सी कि आप इसको नेगेटिव मेटिंग स्ट्रेन कह लें और इसको आप पॉजिटिव मेटिंग स्ट्रेन कह लें। तो ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे अगर आप देखें हाइफी, ये हाइफी आपस में फ्यूज हो रहे हैं, और फ्यूज होने के बाद सबसे पहले इसके अंदर प्लाज्मोगैमी होती है, न्यूक्लियस सेपरेट होते हैं, और फिर उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर बन गया है यहाँ पे, इसको हम गैमेटेंजिया का नाम देते हैं। और यही गैमेटेंजिया के अंदर जो गैमीट्स बने हैं सो कॉल्ड, वो आपस में फ्यूज होते हैं और ये एक नई स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप होती है, उनको हम जाइगोट से बने हुए जाइगोस्पोर कहते हैं। डिप्लॉयड होते हैं, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे डिप्लॉयड है, और ये ऊपर वाला जो कलर है वो हैप्लॉयड को शो कर रहा है। इसके बाद इनके अंदर जर्मिनेशन होगी यहीं से, और जर्मिनेशन के बाद ये स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया बनेंगे, और इसके अंदर फिर रिडक्शन डिवीजन होती है, मेयोसिस होती है, और हैप्लॉयड स्पोर बनेंगे। और वही हैप्लॉयड स्पोर जब यहाँ पे फॉल करेंगे स्पोरेंजियम से निकल के, तो उनसे एक ये वाली स्ट्रेन बनेगी और एक ये वाली स्ट्रेन बनेगी। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। इसमें दो कलर दिए गए हैं, ये नीचे वाला सारा जो कलर है वो डिप्लॉयड है, जबकि ऊपर वाला सारा हैप्लॉयड स्ट्रक्चर शो के हैप्लॉयड स्पोर इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। सो जाइगोस्पोर इज वेरी इंपॉर्टेंट।
यूजफुल एंड हार्मफुल जो फंगस है मैन काइंड के लिए, उसको यहाँ पे फ्लो चार्ट में कैटेगराइज किया है। बेनिफिशियल जो है इसके फायदे जो हैं और उसके नुकसानात हैं। तो इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा है फंगस की। डिकम्पोजर है ये, दे आर डिकम्पोजर एंड सिम्बियोट्स। सिम्बायोसिस के प्रोसेस में और डिकम्पोजिशन पैरेलल टू बैक्टीरिया, ये रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल में हेल्प कर रहे होते हैं। सो इकोलॉजिकली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फंजाई को किंगडम रिसाइकलर भी हम कहते हैं, रिसाइकलिंग में या डिकम्पोजिशन में ये इन्वॉल्व होते हैं। अब इसमें माइकोराइजल जो एसोसिएशन है वो फंजाई का जो हायर प्लांट्स और वस्कुलर प्लांट्स के अंदर जो अटैचमेंट होती है उसको हम माइको फंजाई राइजल राइजोइड या रूट्स, तो वहां पे ये प्लांट्स को रीअब्जॉर्प्शन करने में, डिफरेंट जो सॉल्ट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको हेल्प करने में मदद करती हैं और उसका एब्जॉर्प्टिव एरिया बढ़ाती हैं प्लांट का। लाइकन्स, symbiotic association between algae and fungi. Lichens are very important. They are pollution indicator. कलर चेंज होता है इनका। बायोरेमिडिएशन, द ब्रेकडाउन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो कॉल्ड बायोरेमिडिएशन। सो बायोरेमिडिएशन में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि मुख्तलिफ किस्म का जो टॉक्सिक मटेरियल है, नॉन लिविंग है, वो लिविंग की मदद से ब्रेक डाउन किया जाए। सो लाइकन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंट लाइकन्स आर आल्सो ईटन एज ए फूड बाय द एनिमल। अरिएंडर मॉस एग्जाम्पल हम देते हैं, जो कि बोरियल या आर्टिक रीजन के अंदर होती है, जिनको रिएंडर एनिमल्स खाते हैं और एनर्जी इनटेक करते हैं वहां से। सो लाइकन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंट किस्म के कलर बीन से ड्राइव किए जाते हैं। सो लाइकन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली। कमर्शियली फॉर फूड मोर देन 200 मेंशन है आपकी बुक में। मशरूम्स आर एडिबल, 200 मशरूम्स आर एडिबल, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मॉरल्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के ट्रफल्स हैं, उसमें मार्केला अस्कुलेंटा की एक टाइप दी गई है। ये एडिबल है, 200 स्पीशीज जो बुक में मेंशन है। बहुत सारी ऐसी हैं जो कि पॉइजनस भी हैं, मसलन एमनेटा है, एक टोरस्टोल है, डेथ एंजल है, और भी डिफरेंट टाइप्स की हैं जो कि पॉइजनस होती है। एमेंटीन इसमें एक केमिकल होता है जिसकी वजह से इसका नाम एमनेटा रखा हुआ है। इसी तरह से बहुत सारी जो फंगस हैं वो जेनेटिक रिसर्च में इस्तेमाल होती हैं। मसलन पिंक यीस्ट न्यूरोस्पोरा जो है वो रिसर्च में यूज होता है। उसके अलावा यीस्ट को एक्सटेंसिवली स्टडी किया गया है। यीस्ट जो कि रिसर्च के अंदर इस्तेमाल हुआ है, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम स्पेस में इसको स्टडी किया गया है और प्लाज्मिड वहां से आइसोलेट करके। तो यीस्ट इज वेरी important for research as a research tool or research organism। इसी तरह से पेनिसिलियम है, पेनिसिलिन, इसे पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन ड्राइव की जाती है, जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसी तरह से सिट्रिक एसिड एक कमर्शियली तौर पे यहाँ से सिंथेसाइज किया जाता है। एक ड्रग है लेविस्टेटिन जो कि लोअर करती है कोलेस्ट्रॉल लेवल इन पेशेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। साइक्लोस्पुरीन टिश्यू रिजेक्शन के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। एर्गोटिन जो है ये मिग्रेन या डिजीज के लिए इस्तेमाल की जाती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर कमर्शियली फार्मास्यूटिकली वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंट किस्म के बेकरी प्रोडक्ट्स, डिफरेंट किस्म की जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, वो यहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं। सो दे आर मच इंपॉर्टेंट विद रेफरेंस टू कमर्शियल। हार्मफुल, डिफरेंट डिजीज कॉज करते हैं ये प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर जो बड़ी प्रोमिनेंट डिजीज है उसमें रस्ट और समट है, पॉडरी मिल्ड्यू है जो ग्रेप्स के ऊपर होती है। रस्ट और समट जो है ये वीट पे होती है, कॉर्न पे होती है। इस तरह एरेक्ट ऑफ राई है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन है। इस तरह पोटैटो विल्ट की डिजीज है, कॉटन रूट रॉट है और एप्पल स्कैब और डिफरेंट किस्म की जो डिजीज, नंबर ऑफ डिजीज आर कॉल्ड, बल्कि हम ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल प्लांट आर ससेप्टेबल टू फंगस या फंगल डिजीज। कोई प्लांट ऐसा नहीं है और 15 से 50% जो फ्रूट है वो डिस्ट्रॉय होता है बाय द यूज ऑफ फंगस। एनिमल्स के अंदर ये नंबर ऑफ डिजीज कॉज करते हैं और इसमें अगेन डिफरेंट डिजीज हैं जो कि कॉज होती हैं। एथलीट फिट की डिजीज है, हिस्टोप्लाज्मोलाइसिस की डिजीज है और इसके अंदर बहुत सारी नंबर ऑफ डिजीज हैं। कैंडिडा एल्बुकेन है जो कि थ्रश कॉज करता है। उसके अलावा नंबर ऑफ डिजीज है जो कि ह्यूमंस के अंदर ये कॉज करती हैं और एनिमल्स के अंदर कॉज करती हैं। इसमें एक एमसीक्यूज है कि यीस्ट इज ग्रो इन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ और वेजाइना, तो ये
कैंडेडा एल्बुकेन इसका राइट ऑप्शन है। अ थ्रेड फिट डिजीज इज कॉज्ड बाई, तो ये फंगस कॉज करती है। इनसे रिलेटेड जो भी हमने डिस्कस किया है। सो थैंक यू वेरी मच।